हेलो डियर लर्नर्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न फॉर शिक्षा में। और हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था वाटर इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में जल। ठीक है, इसके बारे में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी कि वाटर वेपर क्या होता है। ठीक है, वाटर वेपर क्या होता है, और इसके अलावा इवेपोरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, और जो है लेटेंट हीट क्या होती है, और इस जो ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी के टाइप्स कौन कौन से थे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ड्यू पॉइंट क्या होता है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है। ये सब चीज़ें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर किए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, क्योंकि आगे बहुत सारी जगहों पे वो कंसेप्ट वापस से रिपीट होगा, तो आपको कन्फ्यूज़न बना रहेगा कि भाई मैं पता नहीं क्या समझा रही हूँ। इसलिए बेटर है कि आप उसको देख लें अच्छे से, और बिना स्किप किए देखिए, एक एक चीज़ उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाई है। तो चलिए बिना देरी के अपना नेक्स्ट जो पार्ट है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन के बारे में। दैन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन के बारे में हम बात करते हैं। इवेपोरेशन नाम से आपको पता है वाष्पीकरण होना, यानी कि लिक्विड जो वाटर होता है वो अगर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि पानी जो है वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है अगर, तो उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इवेपोरेशन कहलाती है, जिसमें लिक्विड जो है वो गैस में बदल जाता है। ठीक है, और लिक्विड गैस में कब बदलेगा? आप लिक्विड जो होता है यानी कि वाटर जो होता है उसे आप जब हीट देते हैं, उसे टेम्परेचर देकर गर्म करते हैं, तो धीरे धीरे वो गैस में कन्वर्ट होता जाता है। तो ये कन्वर्जन की प्रोसेस ही इवेपोरेशन कहलाती है, और इसके लिए हीट की ज़रूरत होती है हमें, है ना। टेम्परेचर दिए बिना तो ये हो ही नहीं सकता है। सो द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट इवेपोरेटिंग इज रेफर्ड टू एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसलिए वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वाटर जो होता है वो भाप बनना स्टार्ट हो जाता है, इवेपोरेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द गिवन पार्सल ऑफ द एयर। अगर आप किसी भी वाटर का या किसी भी एयर का जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, मान लीजिए कि कोई एयर है आपके पास में, उस एयर का आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो एयर का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, उसमें इस चीज़ की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने आसपास की नमी जितनी भी होती है उसको अपने अंदर सोखती जाती है। जितना आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वो अपने आसपास के मॉइस्चर को सोखती जाएगी। यानी बेसिकली अगर हम बात करें टेम्परेचर के बढ़ने की, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे जो है अपने आसपास की जो मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी एयर में बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, टेम्परेचर से उसका रिलेशन डायरेक्ट है। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ एयर रिप्लेसेस द सैचुरेटेड लेयर विद द अनसैचुरेटेड लेयर। इसके साथ साथ एक और भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो ऐसी एयर जो सैचुरेटेड होती है, अब देखिए सैचुरेटेड वर्ड आया है यहाँ पर, तो सैचुरेटेड वर्ड के लिए इस वर्ड का क्या मतलब होता है, इसके लिए आपको अपना मेरा प्रीवियस वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने पूरा सैचुरेशन का मीनिंग समझाया है। तो ऐसी एयर जो सैचुरेटेड होती है उसको अगर आप अनसैचुरेटेड लेयर से मिक्सिंग कर दोगे, तो ऐसा कब होगा? जब एयर के अंदर मूवमेंट होगा, एयर के मूवमेंट की वजह से ही सैचुरेटेड लेयर जो होती है वो अनसैचुरेटेड लेयर से मिक्स हो जाती है, और इस तरीके से इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो और भी फास्ट हो जाती है। इसलिए एयर का मूवमेंट अगर होता है तो सैचुरेटेड लेयर अनसैचुरेटेड लेयर को रिप्लेस कर देती जाती है, और उसकी वजह से इवेपोरेशन की जो रेट है वो भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो ये हो गया। अब यहाँ तक ये दोनों पैराग्राफ्स में हमने इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण क्या होता है इसके बारे में बात कर ली। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं जो कि है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक्चुअली इवेपोरेशन का बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है ना, उसमें इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड से आप गैस में बना रहे हैं, जबकि कंडेंसेशन के अंदर क्या होगा, वाटर वेपर यानी गैस से वापस वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो बिल्कुल इवेपोरेशन का उल्टा होता है कंडेंसेशन। वहां पर आपने हीट दी थी, यहाँ पर हीट को रिलीज करना पड़ेगा। इसके वेपर के अंदर जो हीट होती है उसको रिलीज कर देती है, बाहर निकाल देती है, तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या होगा कि कंडेंसेशन इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ हीट। उसमें तो हीट दी जा रही थी, इसके अंदर हीट वापस बाहर निकाली जा रही है, दोनों में डिफरेंस है। व्हेन मॉइस्ट एयर इज कूल्ड, वहाँ पर हम एयर को गर्म कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मॉइस्ट एयर को ठंडा कर रहे हैं। जब आप उसे ठंडा करते हैं तो क्या होगा, इट में रीच अ लेवल व्हेन इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर सीजेज। जब आप एक लेवल पे क्या होगा कि अगर आपने जो है अगर आप उसे एक लेवल तक जो है मतलब ठंडा करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, तो क्या होगा कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद में वाटर वेपर की जो अपने अंदर हीट को मतलब वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, वो उसको होल्ड नहीं करके रख पाती है, और उसके बाद में वो अपने अंदर से उस पानी को रिलीज कर देती है।
ठीक है। देन द एक्सेस वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड फॉर्म, तो जब उस एक्सेस ऑफ वाटर को अपने अंदर सीज करके नहीं रख पाएगी, रोक नहीं पाएगी, तो क्या करेगी, उसको रिलीज कर देगी और वही हमें बारिश के रूप में दिखाई देता है। इफ इट डायरेक्ट कंडेंसेस इनटू सॉलिड फॉर्म इट इज नोन एज सब्लिमेशन। लेकिन अगर डायरेक्टली कंडेंसेशन ना होकर डायरेक्टली क्या होगा, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, यानी वाटर वेपर से लिक्विड में ना जाए बल्कि वाटर वेपर से डायरेक्ट किस में आ जाए, सॉलिड में आ जाए, तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कह देते हैं। ध्यान रखना है आपको, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। इसके बाद में इन फ्री एयर कंडेंसेशन रिजल्ट्स फ्रॉम कूलिंग अराउंड वेरी स्मॉल पार्टिकल्स टर्म्ड एज हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। आपको ये मैंने एटमॉस्फेयर का चैप्टर पढ़ाया था, वहाँ पर भी मैंने बताया था कि ये जो कंडेंसेशन होता है, संघनन जो होता है, ये संघनन होने के लिए छोटे छोटे से जो न्यूक्लियाई होते हैं, यानी धूल के जो कण होते हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है। ये धूल के कण कौन से हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, स्मोक यानी धुआं हो सकता है, नमक के कण हो सकते हैं यानी सॉल्ट कंटेंट हो सकता है। ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं ये बेसिकली कंडेंसेशन होने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन ऑल्सो टेक प्लेस व्हेन द मॉइस्ट एयर कम टू कॉन्टैक्ट विद सम कोल्डर ऑब्जेक्ट। कंडेंसेशन तब भी होता है जबकि ये जो ह्यूमिड एयर होती है, नमी वाली जो वायु होती है, ये किसी कोल्डर ऑब्जेक्ट यानी ठंडे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आती है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये अचानक से इसका जो टेम्परेचर होगा वो ड्यू पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अब ड्यू पॉइंट क्या होता है ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो ड्यू पॉइंट जाके देख लीजिए आप उस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही ये किसी कोल्डर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगी, इसका जो टेम्परेचर होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, ड्यू पॉइंट पे पहुंच जाएगा। और ड्यू पॉइंट से अगर ऊपर है वो टेम्परेचर तो हमें लिक्विड फॉर्म में बारिश मिलेगी, और ड्यू पॉइंट से नीचे चला गया है यानी माइनस में चला गया है तो हमें ओलों के रूप में और स्नोफॉल के रूप में बारिश दिखाई देती है। तो कंडेंसेशन देयरफॉर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ कूलिंग एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। तो इस तरीके से हमने देखा कि कंडेंसेशन कौन सी दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो एयर कितना तेजी से ठंडी होती है, और एक उसमें सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो रेनफॉल तो होगा ही नहीं, इसलिए ये होना बहुत ज़रूरी है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और कूलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि जो है कंडेंसेशन कैसा होगा और कितना होगा। कंडेंसेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ एयर। कंडेंसेशन को कुछ और फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर का मतलब हो गया कि कितनी वायु है ना, कम है या ज़्यादा है, कितनी एयर है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कंडेंसेशन कितना होगा, ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता है। साथ में देखिए यहाँ लिखा हुआ है संघनन ठंडा होने की मात्रा और हवा की सापेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। इसके अलावा हवा के तापमान, हवा के आयतन, ताप, दाब, आर्द्रता से भी प्रभावित होता है। तो वही पॉइंट मैं रीड कर रही हूँ यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ एयर, और एयर का जो टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड करेगा, एयर प्रेशर कितना है उससे डिपेंड करेगा, ह्यूमिडिटी कितनी है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। कंडेंसेशन इस तरीके से कब होगा, कुछ इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती है। वो फेवरेबल कंडीशंस कौन सी है, पहली है कि जब टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस्ड टू ड्यू पॉइंट, जब एयर का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाए, इतना कम हो जाए कि ड्यू पॉइंट के आसपास में पहुंच जाए, तो एक तो ये जरूरी है। दूसरी चीज़ क्या जरूरी है कि व्हेन बोथ द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर आर रिड्यूस, जब एयर का वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों ही कम हो जाए, यानी एयर हल्की हो जाए और एक उसका टेम्परेचर भी कम हो जाए। तीसरी चीज़ क्या है, व्हेन मॉइस्चर इज एडेड टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन, जब आप उसमें इवेपोरेशन के थ्रू एयर के अंदर मॉइस्चर को ऐड करते जाएंगे तो उससे भी बारिश होगी। हाउएवर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द कंडेंसेशन इज द डिक्रीज इन द एयर टेम्परेचर। हालांकि इतने सारे फैक्टर्स होने के बाद में भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, एयर के टेम्परेचर का कम होना। और एयर का टेम्परेचर कम कब होगा, जब एयर धीरे धीरे सरफेस से ऊपर हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाती जाएगी, ऊंचाई की तरफ जाती जाएगी, तो उसका टेम्परेचर कम होने लग जाएगा। सो आफ्टर कंडेंसेशन द वाटर वेपर और द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। जब कंडेंसेशन हो जाएगा तो वाटर वेपर जो होगा या फिर जो मॉइस्चर होगा यानी जो नमी होगी वो एटमॉस्फेयर में अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देगी, अलग अलग फॉर्म्स में दिखाई देगी। वो फॉर्म्स कौन से हो सकते हैं, ड्यू हो सकता है यानी कि ओस की बूंदें हो सकती है, और फ्रॉस्ट यानी कोहरा, ये तुषार हो सकता है, फोग यानी कि कोहरा हो सकता है, क्लाउड्स यानी बादल हो सकता है। तो अलग अलग फॉर्म्स में ये कंडेंसेशन हमें दिखाई देता है। सो फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड लोकेशन। इस तरीके से ये सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी है, ये जो फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन है, ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है और कौन सी जगह ये हो रहा है, ठीक है, तो प्लेस पे भी डिपेंड करता है। तो अब हम इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ड्यू पॉइंट, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड मिस्ट एंड क्लाउड्स, ये बेसिकली हमें 4 पढ़ने हैं, तो हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने नोट से आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ ताकि क्लियर हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन की। फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन की बात करें तो ये 2 तरीके से होता है, एक तो अर्थ के सरफेस के पास और एक अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊंचाई पर।
तो सबसे पहले अर्थ के सरफेस के पास कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला फॉर्म है ड्यू, यानी ओस गिरना। ये कब होगा? जब मॉइस्चर डिपोजिशन होगा किसी कूलर सरफेस पे, जब नमी कहाँ जमा हो जाएगी? किसी ठंडे सरफेस के ऊपर जमा हो जाएगी, ठीक है। और इसके बनने के लिए आइडियल कंडीशन क्या है? एक तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूरी 100% होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा सापेक्षिक आर्द्रता ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा नमी ज़्यादा रहेगी और उतनी ज़्यादा बारिश की चांसेस भी रहेंगी, इसलिए हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। काम एयर होनी चाहिए, शांत वायु होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तेज़ी से विंड की वेलोसिटी होगी, यानी विंड बहुत तेज़ी से चल रही होगी, तो ये जो मॉइस्चर का डिपोजिशन कोल्डर सरफेस पे हो रहा है ये नहीं हो पाएगा, ये पूरी जो अरेंजमेंट है ये बिगड़ जाएगा। इसलिए एयर कैसी होनी चाहिए? शांत होनी चाहिए। थर्ड है सूटेबल रेडिएटिंग सरफेस। एक ऐसा सरफेस होना चाहिए जो अपने अंदर से हीट को रिलीज कर रहा हो और ठंडा हो। ठंडा तो तभी होगा ना जब अपने अंदर से हीट को रिलीज कर चुका होगा। अगर अपने अंदर हीट को रख रहा होगा तो ठंडा कैसे होगा? इसलिए अर्थ जो होती है, आपको पता है, अपने अंदर से हीट को रिलीज कर देती है, जिसे हम लॉन्ग वेव या फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, पार्थिव विकिरण या दीर्घ तरंगे। ऐसा कब होता है? जब लॉन्ग विंटर नाइट्स होती है तब होता है, ठीक है, और एक इवनिंग के टाइम में होता है। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जब ज़्यादा होगा तो फिर हमारा जो सरफेस होगा अर्थ का वो